हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम केंद्र राज्य संबंधों पर बात कर रहे हैं और पिछले चैप्टर में हमने प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत कुछ चीज़ें देखी थी कि किस प्रकार से वैसे तो राज्य और केंद्र के बीच में प्रशासनिक संबंधों का बंटवारा भी किया गया है कि किसके बनाए हुए कानून किस तरह से किस क्षेत्र में लागू होंगे, यानी उनकी प्रशासनिक शक्तियाँ बांटी गई हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से प्रशासनिक तौर से भी केंद्र शक्तिशाली है और बहुत से मामलों में, जैसे सामान्य परिस्थितियों में भी, आपातकालीन परिस्थितियों में, राष्ट्रपति शासन के दौरान और अन्य कुछ चीज़ें हमने देखी जहां पर अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि हमने देखी कि किस प्रकार से जो संघ सरकार है वो राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। अर्थात भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें एक शक्तिशाली केंद्र की संकल्पना की गई है और शक्तिशाली केंद्र इसलिए बनाया गया है ताकि हम एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकें। हालांकि भारत में राज्य की सरकारों को भी स्वायत्तता दी गई है और बहुत सी शक्तियाँ, विधि बनाने की शक्ति, उनको लागू करने की शक्ति, उनके क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। फिर भी अगर आप पूरे संविधान को देखेंगे तो आप पाएंगे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और इस प्रकार की अवधारणा हमने कनाडा के मॉडल से ली है। कनाडा सरकार से शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना ली गई है, प्रेरित है वहाँ से। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या केंद्र और राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच में कोई परस्पर सहयोग की भी चीज़ें हैं। तो आज हम देखेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में परस्पर सहयोग, इसको आप अंतर्राज्यीय संबंध भी कह सकते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में और अलग अलग राज्यों के बीच में किस प्रकार से परस्पर सहयोग है, क्या चीज़ें हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम परस्पर सहयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर चार चीज़ें आपको गौर करनी है। वो चार चीज़ें क्या हैं, पहले आप वो देखें। पहली चीज़ है कि देखो, जो अंतर्राज्यीय जल होते हैं, अंतर्राज्यीय जल, जैसे कोई नदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है तो वो एक प्रकार से अंतर्राज्यीय नदी हो गई। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद भी होंगे तो उन पे कौन निर्णय देगा, उसके लिए आप पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन। न्याय निर्णयन एक चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरा आप देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद और सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून, दस्तावेज या रिकॉर्ड आप कह सकते हो, दस्तावेज, या आप इसे लिखें अभिलेख। अभिलेख एवं जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। न्यायिक प्रक्रियाएं को मान्यता, इस बिंदु पर डिस्कस करेंगे। और अंतर्राज्यीय संबंधों में यानी परस्पर जो सहयोग की भावना है उसके अंतर्गत आप देखोगे अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य। तो इन चार बिंदुओं के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में परस्पर सहयोग की क्या भावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन क्या है। हेडिंग हमारी हो जाएगी अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन। देखिए, न्याय करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब न्यायालय। लेकिन यहाँ पर हम केंद्र और राज्य के बीच में एक परस्पर सहयोग देखेंगे कि मिलजुल करके हम बिना न्यायपालिका जाए हुए कुछ निर्णय कर लें। तो उसी में एक निर्णय है अंतर्राज्यीय जल विवाद। नदियाँ जो होती हैं वो राज्य की सीमाओं से बंधी नहीं हैं, एक राज्य से निकलती हैं, दूसरे राज्य, तीसरे राज्य जाती हुई समुद्र में गिरती हैं जा करके। तो उनके जल का उद्गम किसी राज्य में होता है, प्रवाहित वो अन्य राज्यों में भी होती हैं, उनके मुहाने किसी और राज्य के राज्य क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार से
इनके जल को लेकर के, उपयोग को लेकर के, नियंत्रित करने को लेकर के कोई राज्य डैम बना देता है, अगले वाले राज्य में पानी नहीं पहुंचता है, फिर वो अपनी आवश्यकता अनुसार डैम खोल देता है, अगले राज्य में बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, विवाद उत्पन्न होते हैं। तो इन विवादों का निर्णय कौन करेगा? क्या न्यायालय जाएंगे या इसके लिए कोई और व्यवस्था है भारत में? तो भारत में जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं उस पर संसद विधि बना करके न्याय निर्णय दे सकती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको जो गौर करनी है वो इसमें देखोगे। पहली चीज़ तो संसद को ये पावर दी गई है कि संसद विधि बना करके करे। संसद क्या करे? कोई विधि बनाए, बनाकर क्या कर सकती है, जो अंतर्राज्यीय नदी हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं, उनको अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय नदी है, नदी घाटी है के जल के बंटवारा कैसे होगा, कितना कौन उपयोग करेगा, बंटवारा, नियंत्रण करने का मतलब है उस पर बांध वगैरह बनाना। एवं अगर कोई विवाद होता है तो विवादों पर न्याय निर्णय दे सकता है। न्याय निर्णय दे, ये किसको पावर दी गई है? देखिए, वैसे तो न्याय करने का काम तो न्यायपालिका का है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इस मामले में जो अंतर्राज्यीय जल के विवाद पर है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई नदी घाटी है, उसमें जल है, उसको कौन प्रयोग करेगा, बंटवारा, उसका नियंत्रण, उस पर कोई विवाद है, इसमें उपयोग भी लिख सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कौन कितना करेगा। तो इस सब पे कौन निर्णय करेगा? संसद करेगा। और किस प्रकार से करेगा? वो विधि बना करके कर सकता है। एक चीज़ ये की गई। तो इस पे दो विधियां बनाई हैं संसद ने, दो विधियां बनाई, यानी दो एक्ट पारित किए और उसके आधार पर इसका सल्यूशन निकाला गया। तो दो विधियां कौन सी हैं वो आप देखें। इसमें देखिए, एक है नदी जल बोर्ड अधिनियम, एक बनाया गया नदी जल बोर्ड, और इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, उसी के द्वारा 1956 में ये लाया गया नदी जल बोर्ड अधिनियम। ये क्या करता है? ये नदियों के जल के बंटवारा, नियंत्रण, उसका उपयोग, उस पर किस प्रकार से कौन कितना राज्य का क्या अधिकार होगा, ये सब नदी जल बोर्ड जो है वो तय करता है। तो ये नदी जल बोर्ड की स्थापना 1956 में एक एक्ट ला करके संसद ने इसकी स्थापना की थी। तो ये क्या करते हैं, ये जो है जो अंतर्राज्यीय जल हैं, अंतर्राज्यीय यानी जिनका दो राज्यों से कम संबंध हो, तो अंतर्राज्यीय जल का उपयोग, बंटवारा, नियंत्रण आदि, ये सभी चीज़ें किसके द्वारा की जाएंगी? नदी जल बोर्ड के द्वारा। और नदी जल बोर्ड की स्थापना नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत की गई, इसी पावर के तहत। अब दूसरा देखिए, एक और चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये चीज़ कर दी जाए और इसमें कोई विवाद ना हो। हर एक राज्य को लगता है कि मुझे ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, कोई कहता है उन्होंने बांध ऊंचा कर लिया, ये सारे विवाद होते रहते हैं। तो विवादों का निपटारा के लिए एक और अधिनियम लाया गया और उसको जो है 1956 में ही, और उसको नाम दिया गया अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, ये भी 1956 में ही लॉन्च किया गया, एक ही वर्ष में दोनों, इसी पावर के तहत संसद विधि बना करके ये पूरा मैटर कर रही है। तो देखिए, बंटवारा, उपयोग, नियंत्रण तो नदी जल बोर्ड के अधीन कर दिया गया, ये करेगा, तय करेगा। और अंतर्राज्यीय जल जब विवाद हो जाएंगे तो विवाद का सलूशन कैसे होगा? तो अंतर्राज्यीय जल विवादों पर जो अधिनियम लाया गया, इसके अनुसार ये कहा गया कि जब कभी न्याय निर्णयन करना होगा, यानी न्याय करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? न्याय निर्णयन हेतु अस्थायी न्यायालयों की स्थापना कर सकेगा संसद। अस्थायी न्यायालय की स्थापना की जाती है। जब भी कोई विवाद होता है तो एक न्यायाधिकरण जो है बना दिया जाता है, एक टेम्परेरी जो है न्यायालय बना दिया जाता है जो पार्टिकुलर उस मैटर को देखता है। तो कई बनाए गए हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप दे सकते
जैसे कि आप देखते हो कि जैसे महानदी का जल विवाद है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों के बीच में महानदी के जल को लेकर के विवाद होते हैं, तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण बना दिया गया, यानी अस्थायी न्यायालय बना दिया गया। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? एक अस्थायी न्यायालय करेगा, जो पार्टिकुलर उसी कार्य के लिए बनाया गया। एक उदाहरण के तौर पर आप लिखिए, जैसे कि महानदी, जैसे महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 2010 में आया शायद। इस तरह की कई अलग अलग नदियों पर 7-8 जो है न्यायाधिकरण बनाए गए। ये जो अस्थायी न्यायालय होते हैं, जो इसी पार्टिकुलर विषय को देखते हैं, इस पर निर्णय करते हैं। तो ये कहाँ से आया? ये जो न्यायाधिकरण है, ये अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 से इसको पावर मिलती है। और ये विधि कौन लेके आया? ये संसद विधि लेकर के आया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपने ये जानी कि संसद विधि बना करके अंतर्राज्यीय जो नदी होती हैं उनके जल के बंटवारे को भी कर सकता है, उस पर निर्णय भी कर सकता है। और दोनों काम के लिए 2 अलग अलग एक्ट हैं जो इस कार्य को करने में सहायता देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे कही गई है दूसरी, ये तो फर्स्ट चीज़ आपने देख ली, ये हो गई फर्स्ट थिंग। एक दूसरी चीज़ और है कि संसद जो है ऐसे मामलों में, यानी ये जल संबंधी जो मामले हैं, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अधिकारिता होती है उसको भी प्रतिनिषिद्ध कर सकती है, यानी उसको भी प्रतिबंधित कर सकती है। यानी दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ऐसे मामलों में, यानी ये जल संबंधी जो मामले हैं, ऐसे मामलों में संसद को ये पावर है कि संसद सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है कि आप हस्तक्षेप ना करें, कर सकती है। स्वयं जो है ये जो न्यायाधिकरण है यही निर्णय कर देगा। तो ये 2 पॉइंट आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के न्याय निर्णय पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि परस्पर सहयोग की भावना दिखाई पड़ती है। तो एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि अंतर्राज्यीय जो जल विवाद होते हैं उस पर कैसे निर्णय होता है। चलिए दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के समय समय पर कई समितियाँ, कई आयोग बने और उन समितियों ने, उन आयोगों ने अलग अलग विचार दिए। किसी ने कहा केंद्र मजबूत होना चाहिए, किसी ने कहा राज्यों को और ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम समितियां एवं आयोगों पर डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से हम देखेंगे कि जो है सरकारी आयोग ने क्या अपनी अनुशंसाएं दी थी और अन्य जो आयोग थे, पुंछी आयोग, इन सब पे हम बात करेंगे। 4-5 समितियां और आयोग हैं। तो शुरुआत में केंद्र और राज्य जहाँ जिन देशों में होता है केंद्र और राज्य का रिलेशन, यानी संघात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ विवाद होना तय है। कुछ न कुछ सरकारों के बीच में विवाद जरूर होते हैं। तो विभिन्न समितियों ने और सरकारी आयोग ने भी जो है ये सिफारिश की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए। एक ऐसी परिषद हो जो संघ और राज्य के बीच में और राज्यों तथा राज्यों के बीच में परस्पर जो एक जैसे हित होते हैं उन पर जांच करे, उन पर कुछ सल्यूशन निकाले और सलाह के रूप में प्रस्तुत करे। एक सलाहकारी समिति के रूप में परिषद होनी चाहिए ये। तो इसका गठन जो है कई सिफारिशें जब मिली कई समितियों की, आयोगों की, तो इसको बाद में गठित किया गया। तो ये क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये भी परस्पर सहयोग की भावना से बनाई गई है। तो इसको देखें। दूसरी चीज़, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल परिषद। देखो इसका गठन तो जो है किया गया था, गठन जो है 1990 में किया गया था। 1990 में गठन किया गया था। हालांकि इसको 70 के दशक से ही समितियां जो हैं अलग अलग इसको कहती रही थी, लेकिन गठन नहीं हो पाया था कुछ कारणों से। 1990 में इसको गठित किया गया था। क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल जो है 263 में है। ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये आर्टिकल 263 में है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। 263 में इसके अंतर्गत किया गया है। ये अंतर्राज्यीय जल विवादों पर जो न्याय निर्णय है इसमें भी आप लिख लीजिएगा, ये आर्टिकल 262 है।
आर्टिकल 262 और ये है आर्टिकल 263। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद को डिफाइन करने के लिए आपको इसका कार्य समझ लीजिए। बस 2 कार्य इसके हैं प्रमुख रूप से, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये परिषद आखिर करती क्या है। और फिर हम देखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें सदस्य कौन होते हैं, क्या है। तो इसके पहले 2 कार्य, अंतर्राज्यीय परिषद के 2 काम हैं विशिष्ट रूप से। एक तो है कि संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य, इनके बीच में अगर कोई परस्पर हित हैं यानी एक ही जैसे हैं तो उन पर अन्वेषण करे यानी जांच करे और फिर सलाह दे। जैसे कोई एक ही मुद्दा है, एक ही हित होना, राज्य और केंद्र के बीच में उस पर विवाद हो सकता है या परस्पर सहयोग से काम लिया जा सकता है, ऐसा कोई मुद्दा है जो परस्पर दोनों के लिए लाभदायक है, तो ऐसे मुद्दों पर विचार करे, अन्वेषण करे यानी खोजबीन करे और सलाह दे। एक तो ये है, यानी पहला काम इसका क्या है कि संघ एवं राज्य दोनों के लिए, संघ एवं राज्य के पारस्परिक हितों से संबंधित जांच करे एवं सलाह। देखिए सलाहकारी परिषद है ये, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, सलाह। और दूसरा, एक तो संघ एवं राज्य के बीच की बात करता है, दूसरा जो है ये राज्यों के बीच, राज्यों के मध्य यानी 2 राज्यों के मध्य भी अगर हो सकता है, 2 राज्यों के मध्य विवाद, परस्पर हित के मामलों की जांच एवं सलाह। यानी जिन मुद्दों पर विवाद हो सकता है या परस्पर 2 राज्यों के हित हैं, बिहार उत्तर प्रदेश, तो उन मामलों की ये जांच करे और उस पर अपनी सलाह दे। इससे क्या होगा, इससे आगे जो है नीतियां ऐसी बनाई जा सकेंगी ताकि ये चीज़ें सामने ना आए। जैसे संघ एवं राज्य के बीच में कोई पारस्परिक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे दोनों के हित टकरा सकते हैं, तो ऐसे मुद्दों की वो परिषद जो है वो जांच कर ले और उस पर अपनी उचित सलाह दे कि कैसी नीति आगे होनी चाहिए। इसी प्रकार से 2 राज्यों के मध्य में भी ऐसा हो सकता है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद का मेन मकसद है और इसको 1990 में इस परिषद को जो है गठित किया गया था। आर्टिकल 263 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में ही आर्टिकल में इसके गठन का वर्णन किया गया है। फिर जो है ये परिषद अपना जांच करके सलाह दे। अब इसकी सलाह के संदर्भ में जो है ये सलाहकारी है, सलाहकारी परिषद है ये। और एक चीज़ आप लिखेंगे कि सलाह बाध्यकारी नहीं है, सलाह बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिषद ने अपनी कोई सलाह दी उसे मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। ये विधिक और गैर विधिक यानी कानूनी चीज़ें जो कानून से रिलेटेड हैं या गैर कानूनी यानी कानून से रिलेटेड नहीं है, सभी प्रकार के मुद्दों पर यह परिषद जांच कर सकती है, सलाह दे सकती है। अब इसकी संरचना क्या है, कौन कौन इसमें होता है, वो चीज़ आप जानें, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है पीटी में भी, और अगर आपको आता है लिखने के लिए कोई क्वेश्चन मेंस में तो आप वहाँ भी इसका जिक्र करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन होता है और गठन कौन करता है। आर्टिकल 263 के तहत तो आपको पता ही होना चाहिए, 263 अनुच्छेद। तो इसमें जो है इसका गठन कौन करता है, पहली चीज़ ये है गठन किसके द्वारा किया जाएगा। तो गठन का पावर जो है वो दिया गया, यानी कौन इसको बनाएगा, तो राष्ट्रपति को दिया गया। इसका पावर राष्ट्रपति के द्वारा है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको गठित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष कहा गया कि पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे वो अध्यक्ष होंगे इस परिषद के। अब इसमें कौन कौन मेंबर होगा, कौन कौन सदस्य होगा, तो सदस्य कौन कौन रहेंगे। पीएम तो हो ही गए, एक जो अध्यक्ष बन गए। सदस्य देखिए, सदस्य के रूप में इसमें चूँकि संघ और राज्य दोनों जगह के लिए है, तो संघ से देखिए पीएम आ गए, और इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो पीएम जिनको डिसाइड करे, तो 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद में इसमें सभी राज्यों के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं,
और प्रशासक, जहाँ पे सीएम नहीं है, जैसे यूनियन टेरिटरीज, सभी राज्यों के सीएम, ऐसे लिख लें, सभी राज्यों के सीएम, सभी केंद्र शासित प्रदेश के सीएम, यानी कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, इन जगहों पर, तो वहाँ के सीएम, और एवं प्रशासक, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्रशासक, और राष्ट्रपति शासन में अगर कोई है प्रदेश, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगर लागू है तो वहाँ पे वहाँ के राज्यपाल इसके जो है मेंबर होंगे। तो ये इसकी संरचना है, बहुत इजी संरचना है। इसमें कोई देखिए, चूँकि संघ एवं राज्य दोनों के बीच के लिए है, तो इसमें राष्ट्रपति ने इसका गठन किया, अध्यक्ष हो गए प्राइम मिनिस्टर, और 6 कैबिनेट मंत्री आ गए सेंटर से। इसके बाद राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या योगदान है, देखिए, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर आ गए, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ के राज्यपाल हो गए। यूनियन टेरिटरीज 2 प्रकार की हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम हैं तो वो आ जाएंगे, और जहाँ पे सीएम नहीं है तो वहाँ का जो प्रशासक है वो आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा गठन हो जाएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध नहीं है जिस समय पर, उस समय उनके द्वारा नामित जो कैबिनेट मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा, और कैबिनेट मंत्री जो 6 होंगे उसमें गृह मंत्री का होना अनिवार्य है, यानी कि 6 कैबिनेट मंत्री में आपके गृह मंत्री सहित है, ये गृह मंत्री सहित। और इसकी संरचना में एक जो है समिति होगी, इसके पास एक परमानेंट समिति होगी, और एक सचिवालय भी है, इसका एक सचिवालय भी होगा जिसमें जो है एक केंद्र का सचिव होगा। तो एक सचिवालय भी रहेगा और एक समिति इसमें रहेगी परमानेंट रूप से। तो ये परिषद और कार्य हमने इसका बता दिया कि ये केंद्र और राज्यों के बीच में, या राज्य और राज्य के बीच में जो सामूहिक हित के मुद्दे होते हैं या विवाद टकराव के मुद्दे होते हैं, उन पर जांच पड़ताल करना, अन्वेषण करना, खोजबीन करना और उचित मशविरा निकाल करके सरकार को देना, ताकि आगे की नीतियों को उसके अनुरूप बनाया जा सके सकारात्मक तरीके से। यानी परस्पर समन्वय स्थापित किया जा सके, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके संघ और राज्यों के बीच में या राज्य और राज्य के बीच में। यही मेन काम है अंतर्राज्यीय परिषद का। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार से संबंध में काम करती हैं। अब देखिए, सार्वजनिक कानून, दस्तावेज यानी अभिलेख, न्यायिक प्रक्रियाओं को मान्यता। तो इसको थोड़ा सा मैं मौखिक बता देता हूँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता है, इसीलिए रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, तो थोड़ा थकान बहुत जल्दी आती है। तो क्या है इसमें, क्या चीज़ है वो आप नोट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए, सार्वजनिक कानून जो दिया गया, तीसरा पॉइंट हेडिंग यही डालिएगा और आप लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखने हैं और बहुत ईजी है। देखिए, सार्वजनिक कानून, दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को मान्यता, इसके लिए कहा गया, एक शब्द प्रयोग किया गया है, विश्वास एवं साख, बिलीफ एंड क्रेडिट, यानी मान्यता दी जाएगी किन चीज़ों को, सार्वजनिक कानून। संघ और राज्य जितने भी पब्लिक एक्ट लाते हैं, इसमें सार्वजनिक कानून का मतलब है पब्लिक एक्ट। पब्लिक एक्ट वो कार्य जो सार्वजनिक हैं, उनके संघ सरकार के, राज्य सरकार के, और जो दस्तावेज होते हैं, अभिलेख जिनको बोलते हैं, या जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, वो हर जगह पर उनको मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पब्लिक एक्ट है तो उसको कोई एक राज्य दूसरे राज्य माने ही ना, कि नहीं इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जो पब्लिक एक्ट हैं उनको सबको मान्यता दी जाएगी पूरे देश में। दस्तावेज जो होते हैं, अभिलेख होते हैं, वो भी आपस में उन पे विश्वास किया जाएगा और उनको मान्यता दी जाएगी। यानी कि आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जो सार्वजनिक कानून है, सार्वजनिक कानून, इसमें सार्वजनिक कानूनों में चाहे वो विधिक हो और चाहे वो कार्यकारी हों, आदेश के द्वारा बनाए गए हों या विधि बनाकर बनाए गए हों, सभी प्रकार के सार्वजनिक कानून आ जाते हैं इसमें।
सभी प्रकार के अभिलेख आ जाते हैं, दस्तावेज, रिकॉर्ड्स कह सकते हो आप इनको, और न्यायिक प्रक्रियाएं। तो इनको क्या होगा, इनको विश्वास, यानी पूरे देश में इसमें एक विश्वास किया जाएगा एवं इनको मान्यता दी जाएगी। आप इसे कह सकते हैं मान्यता। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार का कोई दस्तावेज है, कोई अभिलेख है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको अगली सरकार रिजेक्ट कर दे कि नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। यानी कि उसको पूरे देश, इसको सिंपल सा मतलब है कि सभी राज्य सरकारें जो हैं एक दूसरे के दस्तावेज, उनके कानूनों का सम्मान करें, उनको मान्यता दें, यानी एक मिलजुल करके एक सहयोग की भावना है उसको डेवलप करें। तो यही इसका मतलब है। अब न्यायिक प्रक्रियाओं में थोड़ा सा एक पॉइंट आपको जानना है। न्यायिक प्रक्रियाओं में जो है एक तो होते हैं आपके सिविल न्यायालय, यानी कि दीवानी। देखो, दीवानी न्यायालय होता है, तो दीवानी न्यायालय के जो आदेश होंगे, आदेश पूरे देश में मान्य होंगे, पूरे देश में मान्य। लेकिन ये फौजदारी पर लागू नहीं है, फौजदारी पर लागू नहीं है। यानी कि दीवानी न्यायालय के जो आदेश होते हैं वो उनको बराबर मान्यता मिलेगी हर एक जगह पर, लेकिन फौजदारी में ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसको मानना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको लागू किया जाए सभी प्रदेशों में बराबर रूप से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब में जो है बराबर मिलेगा विश्वास सबको। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, देखिए ये भी परस्पर सहयोग की बात है कि पूरे देश में सभी राज्यों के मध्य में अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार। बिहार मध्य प्रदेश के बीच में व्यापार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में व्यापार, ये अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया। तो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स को छूट होगी, स्वतंत्रता मिलेगी, यानी आप स्वतंत्र हैं। आप अगर यूपी के हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे प्रदेश तक अपना व्यापार नहीं कर सकते, आपको रोक दिया जाएगा। तो यही परस्पर एक सहयोग की बात है कि पूरे देश में सभी राज्यों के मध्य में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी, छूट होगी। और इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। इसमें कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो विधि बना करके इस पर कुछ नियंत्रण कर सकती है, रोक नहीं सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती है, कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। वो स्थायी हो सकते हैं, वो अस्थायी हो सकते हैं, यानी टेम्परेरी भी हो सकते हैं, कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है परिस्थितियों को देख के, या लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जा सकता है, नियंत्रण भी किया जा सकता है आवश्यकता अनुरूप। लेकिन दो राज्यों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा किसी एक राज्य को छूट दे दी गई और किसी एक राज्य को प्रतिबंधित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। नियम सबके लिए बराबर होंगे, केवल कुछ अपवाद छोड़ करके। जैसे कोई आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा राज्य है तो उसको कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं, या किसी के ऊपर कुछ विशेष प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बाकी जो भी नियम होंगे सभी के लिए समान होंगे, सबको बराबर अधिकार होगा व्यापार एवं वाणिज्य करने का एक दूसरे के साथ में। इसमें विधानमंडल के पास में एक चीज़ जानी है आपको। विधानमंडल व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। देखो, संसद तो लगा सकता, हमने बताया, लेकिन विधानमंडल जो है व्यापार एवं वाणिज्य पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अगर वो इस तरह का कोई विधेयक अपने विधानमंडल में सदन में रखता है तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको पीछे भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण, यानी उसको ख़त्म करने का जो प्रयास है वो करने का अगर कोई विधेयक लाता है कोई राज्य अपने विधानमंडल में, तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आपने देखा कि प्रशासनिक संबंधों में परस्पर सहयोग की भावना में 4 चीज़ों पर हमने बात की। तो ये 2 चीज़ें आप लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट हैं जो भी हमने बताया, 2 बार वीडियो देख करके सही भाषा में लिख लीजिएगा। बाकी आपको क्लासेस 2-4 दिनों के लिए और थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं रहेगी, और जल्दी ही मैं पूर्ण स्वस्थ होकर के आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा, पॉलिटी की भी और जियोग्राफी की भी। आप परेशान न हो, जियोग्राफी भी साथ में लेकर के हम चलेंगे, दोनों सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।